आज यहाँ पे कोरोना के मैनेजमेंट के लिए दिल्ली सरकार का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चालू हुआ है। इसमें पूरी दिल्ली से कोरोना से संबंधित अलग किस्म का डेटा रियल टाइम बेसिस पे कैप्चर किया जाएगा। जब मैं बोलता हूँ रियल टाइम बेसिस पे, तो अभी इस वक्त कहाँ पे क्या चल रहा है वो यहाँ पे कैप्चर होगा। आप सब लोगों ने देखा, जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इस वक्त किस अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन है, कौन सा हमारा ऑक्सीजन का टैंकर निकल चुका है, वो कहाँ पहुँचा है, उसकी जीपीएस से ट्रैकिंग। अगर हम अस्पतालों की बात करें तो किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने आईसीयू के बेड खाली हैं, कितने ऑक्सीजन के बेड खाली हैं। उसी तरह से कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कितने लोगों को किस एज ग्रुप में वैक्सीन लग चुकी है। तो वैक्सीन से रिलेटेड डेटा, ऑक्सीजन से रिलेटेड डेटा, हॉस्पिटल से रिलेटेड डेटा, किस एरिया में कितने मरीज हैं, कितने एक्टिव मरीज हैं, कितने मरीज ठीक हो चुके, वो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसका, ये सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पे अब कैप्चर होना शुरू हुआ है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि सरकार अगर निर्णय हवा में लेती है तो वो निर्णय कभी भी सफल नहीं होते। सरकार अगर वही निर्णय डेटा के आधार पे लेगी तो वो निर्णय सार्थक होंगे, वो निर्णय प्रभावी होंगे, प्रभावशाली होंगे। तो अब ये शुरुआत है। अब आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और भी डेटा चारों तरफ से इकट्ठा करके हम इसको और सुदृढ़ करेंगे। मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, और जितने भी ऑफिसर्स ने रात दिन मेहनत करके इसको सफल बनाया, उन सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दिल्ली के निजी हॉस्पिटल भी शामिल हैं इसमें सारे सभी शामिल हैं। निजी हॉस्पिटल, कोविड केयर सेंटर, सब छोटे बड़े सब शामिल हैं। लेकिन एक तो ये इंटीग्रेटेड रूम तो बनाया ही गया है आपकी तरफ से, लेकिन अगर कोई सरकार का विभाग जो कोरोना से रिलेटेड है, काम कर रहा है, अगर वो अपने पास किसी ऐप के जरिए ये सारी डिटेल लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। हाँ, वो भी सबको अवेलेबल कराएंगे। अगर ऑफिसर्स को ये डेटा नहीं अवेलेबल होगा तो फिर वो डिसीजंस कैसे लेंगे? आम आदमी है वो भी इस उसको भी हम देखेंगे कि कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर भी निर्णय लिया जाएगा। थर्ड लहर के तीसरी लहर की बात कही जा रही है, सरकार किस तरीके से अपनी तैयारी कर रही है? हम पूरी तरह से, जैसे आप देख रहे हो कि ये सेकंड लहर अगर एक तरह से देखें, दिल्ली के अंदर अब ये काफ़ी कम होते जा रहे हैं केसेस, लेकिन हमारे प्रयास कम नहीं हो रहे। हम अभी भी, कल ही हमने 500 आईसीयू बेड उधर चालू किए एलएनजेपी के सामने। 3 दिन पहले हमने 500 आईसीयू बेड चालू किए थे। अभी बहुत सारे ऑक्सीजन बेड्स और नए हम लोग बनाने जा रहे हैं। हमारे प्रयास किसी भी हालत में कम नहीं होंगे, बिकॉज इसकी बीमारी का कुछ भी नहीं पता ये कब अपना सर उठा दे और कब ये कम हो जाए। तो हम अपनी तैयारी हमारी सारी जारी रहेगी। एक सवाल ये है कि पिछली बार जब पहली लहर थी तो उस दौरान जो कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे, चाहे सरदार पटेल हो, शहनाई बैंकेट हॉल हो, ऐसे बहुत सारे थे, वो बाद में बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब सेकंड लहर के बाद ये भी कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि थर्ड जो वेव होगी इसकी बड़ी स्ट्रांग होगी और बच्चों के लिए हो सकती है। तो क्या ये परमानेंट रहेंगे या फिर अब इसको ये परमानेंट रहेंगे और इनको और सुदृढ़ किया जाएगा? थर्ड वेव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरे देशों के एक्सपीरियंस से भी, स्पेशली यूके, यूएस वगैरह के एक्सपीरियंस से देखने को मिल रहा है कि अगर मैसिव लेवल पे वैक्सीनेशन किया जाए तो उसको कम किया जा सकता है कोरोना को। हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार भी इसमें पूरी कोशिश कर रही है, राज्य सरकारें भी पूरी कोशिश कर रही हैं। मैं समझता हूं कि जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी वैसे वैसे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है वो अपनी स्पीड पकड़ेगा। स्पुतनिक का क्या स्टेटस है दिल्ली के लिए? स्पुतनिक का जो हमने उस कंपनी से कांटेक्ट किया है, डॉक्टर रेड्डीज़ जो हैं वो इसके अपने देश के लिए डीलर हैं, तो उनसे हमने लिखा है उनको। अभी उनकी तरफ से कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं आया है कि वो कितनी वैक्सीन कब दे सकते हैं। कितनी डोज मांगी है स्पुतनिक की आप लोगों ने? हम लोगों ने 67 लाख शायद मांगी है इसकी, कोविशील्ड की 67 उसकी मांगी है, और लगभग इतनी उनको लिखा है कि आप कितनी दे सकते हैं और कब कब दे सकते हैं।